तो दोस्तों इस पॉलिटेक्निक धमाका सीरीज में आपका ये पहला वीडियो होने वाला है जिसमें आपका यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे और उसके साथ साथ आपका टेस्ट भी होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा जिनका आप टेस्ट लूंगा वह आपके इम्पॉर्टेंट भी हैं बहुत, और वही आपके एग्जाम की दृष्टि में दोस्तों यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है आपको, जब मैं आपसे करूंगा क्वेश्चन तो आपको वहां पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा यहां पर आंसर राइट है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा और आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बिना वक्त गवाए हुए इसको स्टार्ट करेंगे। उसके पहले बस छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अनिल स्टडी सेंटर को, और मेरा नाम अनिल कुशवाहा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल है। तो जो आपका न्यूटन का तृतीय नियम है उसके अनुसार आपको बताना है कि जो आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम है वह क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला है एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, या फिर यहाँ पर दूसरा है अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, तीसरा है परिमाण व दिशा में समान होते हैं, चौथा है एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर मैं अभी राइट आंसर बताने वाला हूँ। तो सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। और तब तक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको 10 दिनों में पॉलिटेक्निक की तैयारी करनी है, फुल तैयारी, तो जाके उसको देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए जिन्होंने आंसर दे दिया अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था कि जो आपका न्यूटन का तृतीय नियम होता है वह आपका जो आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए वह होता है अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। जो आपका वह क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है डिफरेंट वस्तुओं पर लगता है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है, अपोजिट होता है। तो इसका जो विकल्प है ये आपका बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। तो जिसने आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, तो आपने ये एक आंसर सही दे दिया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से संवेग हो जाता है। यदि आपको कोई गतिशील पिंड है और उसका वेग हम आधा कर देंगे तो उसका संवेग कैसा हो जाता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आधा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है 2 गुना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है 4 गुना हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन है 1/4 हो जाएगा। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आपको आंसर देना है। यदि कोई भी आपका गतिशील पिंड है और उसका वेग यदि हम लोग आधा कर दें तो उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा, संवेग कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से दोस्तों इसको कमेंट करके यहाँ पर बताइए आप लोग आंसर। तब तक यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ जिससे आप लोग आंसर दे सकेंगे। तो आई होप आप सब लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया होगा, कई लोगों के आंसर भी आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए जब आपका किसी गतिशील पिंड का वेग है तो यहाँ पर वेग और संवेग की बात हो रही है। पी बराबर क्या होता है, mv होता है। यदि हम लोग यहाँ से m हटाएं तो क्या होगा, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। मतलब कि यदि हम लोग v को आधा करेंगे तो p भी आपका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर वेग का आधा किया जा रहा था तो संवेग भी कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। तो जिसने जिसने यहाँ पर दूसरे का ए नंबर आंसर दिया है वह सभी लोग राइट हैं। तो चलिए ये हो गया दूसरा नंबर। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट भी हैं और टेस्ट में भी आपके यहाँ पर लिए गए हैं। देखिए अब तीसरा नंबर क्या है, 1 किग्रा भार का मान जो होता है वह कितना होता है। पहला ऑप्शन है 0.98 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 98 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 9.8 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है 1 न्यूटन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए यदि 1 किलोग्राम भार है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 kgf, जो आपका 1 किलोग्राम फोर्स होता है वह कितने मान के बराबर होता है। तो बताना है इसको, जल्दी से कमेंट कीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका सी नंबर है। क्या है, 9.8 न्यूटन। तो यहाँ पर जो आपका 1 किलोग्राम फोर्स होता है वह किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो इसका ये हो गया यहाँ पर राइट आंसर। तो उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ पर आंसर राइट अपने दे दिए होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे से क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, यांत्रिक लाभ जो होता है सदैव एक से अधिक किस्में होता है।
प्रथम वर्ग के उत्तोलक में होता है, या फिर द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में होता है, या फिर तृतीय वर्ग के उत्तोलक में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता। तो जल्दी से इसका कमेंट करके बताना है। यदि आपका यांत्रिक लाभ है तो वह सदैव एक से अधिक किस वर्ग के उत्तोलक में होता है। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन है आपके हर बार के एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इस बार यहाँ पर फिर से चांसेस हैं पूछे जाने के, तो इसलिए इनको तैयार करके रखिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, तो किस में अधिक होता है, यहाँ पर द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में जो आपका यांत्रिक लाभ होता है दोस्तों वह एक से अधिक होता है। प्रथम में क्या होता है, प्रथम में आपका या तो एक से कम होता है, या तो एक से कम होता है, या फिर एक से अधिक होता है, मतलब कि दोनों चांस होते हैं, कम भी हो सकता है अधिक भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक, तो सदैव एक से अधिक किस में होता है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में होता है। तो 4 का बी नंबर विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए अब चौथे के बाद चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अब दोस्तों देखिए ये है 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संलग्न चित्र प्रदर्शित करता है, ये आपका चित्र दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा विकल्प राइट होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक प्रदर्शित हो रहा, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक प्रदर्शित हो रहा, तीसरा ऑप्शन है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक प्रदर्शित हो रहा, या फिर यहाँ पर चौथा ऑप्शन है कोई उत्तोलक नहीं प्रदर्शित हो रहा। तो इसको बताना है आपको यहाँ पर आपका कौन सा उत्तोलक है जो यहाँ पर ये चित्र प्रदर्शित कर रहा है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक, या फिर द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, या फिर तृतीय वर्ग का उत्तोलक, या फिर कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, उम्मीद है आप लोगों के राइट आंसर आना शुरू हो गए होंगे। जिसने आंसर दे दिया अच्छी बात है। तो देखिए जिसने पहचाना उसको दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर देखिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ये कैसे है, देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, आपका जो आलम्ब होता है, आलम्ब यहाँ पर होता है, उसके बाद जो यहाँ पर आलम्ब के बाद आपका भार होता है, तब यहाँ पर आपका आयास होता है। तो ये होता है आपका द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। तृतीय में क्या होता है, भार आपका इधर हो जाता है और ये आपका यहाँ पर होता है, मतलब भार आपका दूर हो जाता है और यहाँ पर आपका जो आयास है वह आपका पास आ जाता है। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो उम्मीद है 5वां क्वेश्चन आप सबने आंसर दिया होगा, जिसने आंसर दिया उनको यहाँ पर वेरी गुड। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, समांतर बलों की जो क्रिया रेखाएं होती हैं परस्पर कैसी होती हैं ये आपको बताना है। लंबवत होती हैं कि समांतर होती हैं कि क्षैतिज होती हैं कि एक ही दिशा में होती हैं। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आप लोग आंसर दीजिए कि जो आपके समांतर बलों की क्रिया रेखाएं होती हैं वह कैसी होती हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उम्मीद है सब लोगों ने राइट आंसर देना शुरू कर दिया होगा। तो देखिए जो आपका समांतर बलों की क्रिया रेखाएं होती हैं वह कैसी होती हैं, परस्पर आपकी समांतर होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका ये आपका बल इधर लग रहा है, ये बल आपका इधर लग रहा है, तो ये देखिए एक दूसरे के क्या है, समांतर, आपस में कभी मिलने वाली नहीं है। तो ये क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है सब लोगों ने अपने अपने राइट आंसर दिए होंगे। जिन्होंने राइट नहीं दिया आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, आपको तैयारी करते रहना। तो चलिए ये था 6वां नंबर क्वेश्चन। अब 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, बल का आघूर्ण कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है कि आवेश कहलाता है कि किया गया कार्य कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका बल का आघूर्ण होता है वह क्या कहलाता है। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आपको आंसर देना है, फटाक से दोस्तों आप लोग को कमेंट करना है। तो यहाँ पर उम्मीद है सब लोगों ने आंसर दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बल का आघूर्ण होता है वह आपका क्या होता है, किया गया कार्य होता है। जो आपका किया गया कार्य होता है वह आपका बल आघूर्ण, या फिर जो बल का आघूर्ण होता है वह आपका किया गया कार्य W के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर सी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। जिन्होंने आंसर दिया, जिन्होंने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा, उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने बल आघूर्ण जल्दबाजी में लगा दिया, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बस थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि बस आपको यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। बल का आघूर्ण पूछा गया, तो जो आपका बल का आघूर्ण होता है वह आपका किए गए कार्य के बराबर होता है। तो सी नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है बोला गया है, एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। W का मान ज्ञात करना है आपको, F दिया गया है, D दिया गया है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहाँ पर आपको कार्य निकालना है। पहला विकल्प है 5/10 जूल, तो सॉरी गैस थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, 5/10 जूल।
दूसरा ऑप्शन है 20/5 जूल, तीसरा ऑप्शन है 20 × 5 जूल, उसके बाद चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए, यदि आपका घोड़ा है 20 न्यूटन के बल को 5 मीटर तक खींच रहा तो उसका कार्य कितना होगा। तो उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे, आंसर दिया होगा सभी लोगों ने। तो फार्मूला क्या होता है, W = F × D होता है। F क्या होता है, आपका बल आपका 20 न्यूटन दिया है, और यहाँ पर आपको कितना यहाँ पर चलना है 5 मीटर, तो 20 × 5 यही आपका क्या हो जाएगा, आपका 20 × 5 जूल आपका यहाँ पर वर्क हो जाएगा, मतलब कि 100 जूल। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा, C नंबर आपका विकल्प राइट हो जाएगा। जिन्होंने आंसर सही दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था दोस्तों हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें बोला गया है 2 मशीनें बराबर कार्य को 20 मिनट एवं 30 मिनट में कर सकती हैं। आपका वर्क बराबर है, 2 मशीनें हैं, एक मशीन 20 मिनट में कर रही है, एक मशीन 30 मिनट में कर रही है। पहली मशीन की सामर्थ्य 120 वाट है, तो दूसरी मशीन की सामर्थ्य कितनी होगी ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए। ऑप्शन है आपके सामने 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, 80 वाट। तो जल्दी से इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि यदि आपकी 2 मशीनें हैं बराबर कार्य को 20 मिनट एवं यहाँ पर 30 मिनट में कर सकती हैं, तो पहले मशीन की सामर्थ्य 120 वाट है, तो दूसरे मशीन की सामर्थ्य आपको बतानी है कितनी होगी। तो उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, सभी लोगों ने अपने आंसर भी दे दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो W है दोनों के लिए बराबर है, इसका भी मान W1 इसका भी मान W2 है, तो ये दोनों आपके W1 W2 के बराबर हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, P = W/T। यदि हम लोग W का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा। और यहाँ पर W आपका दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पर देखिए ये W1 कर देते हैं, इसको P1 T1 कर देते हैं, इसको W2 कर देते हैं, इसको P2 और T2 कर देते हो। तो देखिए जब आपके ये बराबर है तो आपके राइट साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो देखिए अब आगे क्या होगा, जब आपके P1 T1 बराबर आपका P2 और T2 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए P1 का मान कितना है, यहाँ पर आपका पहले की सामर्थ्य 120 वाट, समय कितना लग रहा है 20 मिनट, ओके। अब P2 का मान कितना है, P2 का मान ज्ञात करना है, समय कितना है, यहाँ पर समय आपको 30 मिनट लग रहा है, तो 30 वाला हम लोग यहाँ से हटा के कहाँ ले आएंगे, इधर ले आएंगे। तो ये देखिए कट जाएगा, ये आपका 3 × 12, तो ये आपका कितना आएगा 40 × 2 80 वाट यहाँ पर आपका आ जाएगा, मतलब कि D नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट था। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इसका जो राइट आंसर कैसे आया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसका कलर अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए। तो अब मैंने इसको यहाँ पर देख लिया, चलिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका 80 वाट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 9वें का D नंबर विकल्प। तो जिन्होंने राइट आंसर दिया, सॉल्व किया, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें जो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है कौन सा है, किलोवाट घंटा है, कि वाट घंटा है, कि अर्ग है, कि जूल है। तो जल्दी से आप कमेंट करिए कि इनमें से जो आपका यहाँ पर ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए उम्मीद है सब लोगों ने अपने राइट आंसर दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है वह क्या है, किलोवाट घंटा आपका यहाँ पर ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। तो 10 का A नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा, ये आपके सभी क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। आपको ये बताना है, ये 4 ऑप्शन है, एक कोयला है, एक बायोमास, एक पेट्रोलियम, एक इनमें से कोई नहीं। तो बताना है जीवाश्म ईंधन नहीं है, ऐसा कौन सा है जो यहाँ पर आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपने राइट आंसर दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बायोमास होता है वह आपका यहाँ पर जीवाश्म ईंधन नहीं होता। तो यहाँ पर आपका 11 का B नंबर जो विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको इतने भी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर उपग्रह में भारहीनता का कारण है। जो आपके उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, उनमें यदि भारहीनता है तो उसका मेन कारण क्या होता है ये आपको बताना है। तो पहला विकल्प है शून्य गुरुत्व, दूसरा विकल्प है द्रव्यमान केंद्र, तीसरा विकल्प है उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और यहाँ पर आप बताइए कि यदि उपग्रह में भारहीनता है तो उसका कारण क्या होगा। तो उम्मीद है सब लोगों ने अपने राइट आंसर दिए होंगे। देखिए उपग्रह में भारहीनता का कारण होता है कि वहाँ पर आपका प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए,
जब आपका प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाएगा, जैसे कि आप पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो जितना आप पृथ्वी पर बल लगाते हैं पृथ्वी भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाती है। यदि पृथ्वी आप पर बल न लगाए तो वहाँ पर आपको भारहीनता महसूस होगी। तो उपग्रह की सतह पर शून्य प्रतिक्रिया बल हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर भारहीनता हो जाती है। तो ये हो गया यहाँ पर सी नंबर विकल्प। तो उम्मीद है सब लोगों ने राइट आंसर दिया होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, पृथ्वी की सतह पर सार्वत्रिक जो आपका गुरुत्वीय नियतांक होता है उसका मान, और यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर जो आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है उसका मान कैसा होगा। मतलब कि जब आपका पृथ्वी पर है जी होता है बेसिकली, अभी बात हो रही है पृथ्वी की तो हमने अर्थ कर दिया। अब है यहाँ पर चंद्रमा की, तो चंद्रमा को मून से प्रदर्शित करते हैं, जीएम कर दिया। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा विकल्प राइट है, कौन सा रिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि पृथ्वी की सतह पर जो आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है और जो यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय नियतांक होता है, कौन सा रिलेशन राइट होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने आंसर दिया होगा। कई लोगों ने यहाँ पर ए आंसर लगाया होगा जो पूरी तरह यहाँ पर कैसा है, गलत है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो है यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर जो आपका गुरुत्वीय नियतांक होगा वही आपका चंद्रमा की सतह पर भी होगा। यहाँ पर देखिए आपके गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की बात नहीं की जा रही है, बात हो रही है यहाँ पर आपके गुरुत्वीय नियतांक की जो हर जगह पर सेम होता है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर विकल्प इसी के तहत यहाँ पर राइट है। जी का मान आपका g/6 हो जाता है, चंद्रमा पे g/6 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल जी का मान सेम रहता है। तो डी नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन जो बाकी के बचे हुए हैं। तो अब दोस्तों देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी की चक्रण की गति को बढ़ाया जाता है तब भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार क्या होगा, घटेगा, नियत रहेगा, बढ़ेगा या फिर ध्रुवों पर अधिक होता है। तो ये आपको बताना है कि यदि आपकी पृथ्वी की चक्रण की गति को यदि हम लोग बढ़ा दें, पृथ्वी को चक्रण तेज करा दें, तो वहाँ पर भूमध्य रेखा पर जो आपकी स्थित वस्तु का भार होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, घटेगा, नियत रहेगा, बढ़ेगा या फिर ध्रुवों पर अधिक रहेगा। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे दीजिए, तब तक मैं इसका आपको राइट आंसर बताता हूँ जिन्होंने दे दिया। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वह आपका ए नंबर विकल्प राइट था। जब यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर हम लोग पृथ्वी के चक्रण की गति को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार होता है वह कम हो जाता है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा 14 नंबर का। तो चलिए अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भू उपग्रह में है को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में कौन सी घड़ी लानी चाहिए, दोलन घड़ी प्रयोग में लाए कि घड़ी जो स्प्रिंग से चलती है वह प्रयोग में लाए, दोलन घड़ी अथवा कोई भी घड़ी प्रयोग में ला सकता है, या फिर ना तो दोलन घड़ी प्रयोग हो ना ही कोई और घड़ी प्रयोग हो। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यदि एक अंतरिक्ष यात्री है, भू उपग्रह में है, उसको समय ज्ञात करने के लिए कौन सी घड़ी प्रयोग में लानी चाहिए, दोलन घड़ी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है घड़ी जो स्प्रिंग से चलती है, ऑप्शन सी है दोलन घड़ी अथवा घड़ी, ऑप्शन डी है ना तो दोलन घड़ी और ना ही घड़ी। तो चलिए तो आप लोगों ने आंसर दिए, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह है यहाँ पर आपका बी नंबर, वह घड़ी जो स्प्रिंग से चलती है उसको प्रयोग में लाएगा। स्प्रिंग से चलने वाली घड़ी जो होती है आपका उसका जो मान होता है वह जी पर निर्भर नहीं करता। जब यहाँ पर आपका जी पर मान निर्भर नहीं करेगा तो यहाँ पर आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग उस घड़ी का प्रयोग करते हैं जो स्प्रिंग से चलती है। तो वह इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के 2 बल कार्य कर रहे हैं, यदि उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो बलों का परिणामी ज्ञात करना है, बताना है कौन सा आंसर राइट होगा। पहला विकल्प है 10 न्यूटन, दूसरा विकल्प है 5 न्यूटन, तीसरा विकल्प है 0, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। जब आपका 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के 2 बल कार्य कर रहे हैं 90 अंश पर तो इसका आपको आंसर देना है। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है यहाँ पर आपका 5 न्यूटन। कैसे राइट है, देखिए एक बल आपका इधर लग रहा है, एक बल आपका इधर लग रहा है, इसको मान लेते हैं ये आपका 4 न्यूटन है, ये आपका कितना है 3 न्यूटन है, एक दूसरे कैसे हैं लंबवत है 90 डिग्री पर। तो इसका एक फार्मूला क्या होता है रिजल्टेंट परिणामी ज्ञात करने का, आर बराबर होता है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब देखिए आर बराबर एक जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बी की जगह कितना है
यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और 2ab cos थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना आएगा 90, और cos 90 का मान होता है 0, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0, तो इसको प्लस 0, तो 16 9 करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 को रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 5 न्यूटन। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है 16 का बी भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। ब्रेक लगाने पर वह रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है। तो विरामावस्था में आने में लगा समय यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो जल्दी से आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है कि कौन सा विकल्प राइट है। वीडियो रोक के आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 5.5 सेकंड या फिर 11 सेकंड या फिर 4.4 सेकंड या फिर 22 सेकंड। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आप वीडियो रोक के सॉल्व कर लीजिए, तब उसका आंसर दीजिए। तो एक रेलगाड़ी आपकी 11 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, ब्रेक लगाने पर 121 मीटर चलने के बाद रुकती है। तो विरामावस्था में आने में लगा समय ज्ञात करना है। तो चलिए इसका आपको राइट आंसर बता देता हूं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका 22 सेकेंड। यदि आपकी कोई भी रेलगाड़ी इस वेग से चल रही है और बाद में उसमें क्या हुआ कि यहाँ पर 121 मीटर चल रही है, मतलब कि ब्रेक लगाने के बाद वह 121 मीटर चली और विरामावस्था में आ गई। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको त्वरण ज्ञात कर लेना है। त्वरण ज्ञात करेंगे आप गति के तृतीय समीकरण से, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 उससे आपका त्वरण आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए विरामावस्था, तो v का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा क्योंकि वह अंत में जाके रुक जा रही है। और आगे इसको आपको सॉल्व करना है, तब यहाँ पर आपका डी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आपका जो गति के नियम का चैप्टर है उसको जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं, कैसे सॉल्व करना है, मैंने सॉल्व कराया हुआ है। तो चलिए ये हो गया 17 नंबर। अब देखिए 18 नंबर में क्या है, एक पिंड का वेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो पिंड पर आरोपित बल का मान आपको ज्ञात करना है कि जो आपका पिंड पर आरोपित बल है वह कितना होगा। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यदि कोई भी पिंड का संवेग 1 मिनट में यहाँ पर 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़कर आपका 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जा रहा, तो आरोपित बल जो होगा वह कितना होगा। तो देखिए जिन्होंने भी ये चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपका यहाँ पर बल होता है वह संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, देखिए F बराबर होता है यहाँ पर यहाँ पर संवेग परिवर्तन आपका डेल्टा P अपॉन T होता है। संवेग परिवर्तन की दर, तो जब दर की बात आती है T आपका नीचे आ जाता है। तो डेल्टा P पहले ज्ञात करेंगे, तो 800 में 200 घटाएंगे बचेगा कितना, 600 बचेगा। अब यहाँ पर 1 मिनट जिसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो बचेगा 60, तो ये कट जाएगा, तो ये इधर कटेगा, तो ये आपका कितना आएगा 10 सेकंड आपका 10 न्यूटन आपका आ जाएगा राइट आंसर। मतलब कि आरोपित जो बल होगा वह कितना होगा 10 न्यूटन, मतलब कि विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 18 नंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन है, 4 kg की वस्तु में 5.0 मीटर पर सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग का मान कितना होगा। ऑप्शन ए 20 न्यूटन सेकंड, ऑप्शन बी 30 न्यूटन सेकंड, ऑप्शन सी 40 न्यूटन सेकंड, ऑप्शन डी 0। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। 4 kg की वस्तु में 5.0 मीटर पर सेकंड वेग का परिवर्तन करने पर आपका यहाँ पर आवश्यक आवेग का मान कितना होगा। तो चलिए इसका जो रीजन है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आवेग क्या होता है, आवेग होता है आपका यहाँ पर m इंटू डेल्टा वी। तो m का मान कितना है 4 है, और डेल्टा वी यहाँ पर देखिए वेग परिवर्तन कितना है 5 है, तो 5 को 20 करेंगे कितना जाएगा 20 न्यूटन सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। यहाँ पर आवेग जो होता है आपका यहाँ पर संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, तो यहाँ पर आपका ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। तो चलिए ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो क्या है यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हर्ट्ज से, ऑप्शन बी है डेसिबल से, ऑप्शन सी है सेकंड से, ऑप्शन डी है मीटर से। तो जल्दी इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर जो ध्वनि की तीव्रता होती है किससे मापा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर देना स्टार्ट किया होगा। तो देखिए जो आपका ध्वनि की तीव्रता होती है वह दोस्तों आपकी डेसिबल से मापी जाती है। हमेशा ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से ही मापी जाती है, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है ये आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों मैंने देखिए आपके 20 क्वेश्चंस के जो टेस्ट है वह यहाँ पर ले लिए हुए हैं।
अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 20 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं। जिसने जितने सही किए वो आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप अपनी बुक पर भी टिक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर दोस्तों आपका सेकंड पार्ट इसका जल्द ही आ जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो से अलविदा लेते हैं। तो जिसने वीडियो देखा उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।